के शो में नैब का राजा परवेज अशरफ के भाई के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला। नैब को धमकियों से खौफजदा नहीं किया जा सकता, चेयरमैन नैब पुरअज़म। साइबर क्राइम, पाकिस्तानी बैंककारी निजाम, हिफाजती इक़दामात कितने तसल्ली बख्श। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। और ये साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब के बारे में कुछ अहम तहक़ीक़ात और कुछ अहम तफ़सीलात आपके सामने रखते हैं इस प्रोग्राम में। उसकी तौजीह क्या है जो आज ये सारी तफ़सीलात सामने रख रहे हैं, ये भी आप कुछ देर में समझ जाएंगे जब आपको एक साउंड बाइट हम सुनाएंगे। लेकिन पहले उन तमाम केसेस की बात जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज साहब के ऊपर इस वक्त कायम है। और ये नैब केसेस जिनके अंदर तकरीबन 12 केसेस तो आरपीपीएस यानी रेंटल पावर प्लांट से मुताल्लिक है। इनमें ईओबीआई और ओगरा के करप्शन स्कैंडल्स भी शामिल हैं। और अगर आप एक ड्राफ्ट की सूरत में आपको दिखाएंगे जिसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज साहब का नाम है और उसमें लिखा है जी पंजाब से आपका नाम है और 12 रेफरेंसेस आप पे फाइल हो चुके हैं आरपीपी में। इसके अलावा ईओबीआई और ओगरा करप्शन स्कैंडल का जिक्र भी है। लेकिन हालिया दिनों आपने ईसीएल से नाम निकालने के लिए भी इस वक्त वजारत दाखिला यानी नैब ने इस वक्त वजारत दाखिला को लिखा था कि इनका ईसीएल में नाम डाला जाए और इन्होंने कहा था जी कि नाम निकाला जाए। ये मामला क्या हुआ है ये भी आपके सामने खबर रख देते हैं, क्योंकि राजा परवेज अशरफ साहब के खिलाफ जो रेफरेंस दायर है एहतसाब अदालत में, वहां नैब की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला ने राजा परवेज अशरफ साहब का नाम ईसीएल में शामिल किया। राजा परवेज साहब ने नाम ईसीएल से निकालने की दरख्वास्त की थी और ये जराए बताते हैं कि उन्होंने कहा था कि मेरा नाम निकाल दिया जाए, लेकिन नैब ने साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ये तो अब तक की खबर थी कि इनके ऊपर क्या केसेस हैं और क्या नहीं है और क्या इनका नाम ईसीएल में है या नहीं है। एक तफसीलात और आपके सामने हम रखते हैं और ये डॉक्यूमेंट्स जो मैं इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये वो केसेस हैं जो राजा परवेज अशरफ साहब के ऊपर कायम है साबिक वजीर आजम के ऊपर। और ये वो रेफरेंसेस हैं जो फाइल हो चुके हैं, उनकी डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और ये आप सब समझ जाएंगे कि ये सारी तफसीलात आखिर बताने की वजह क्या है, इसकी तौजीह आगे आप समझ जाएंगे वजह। क्योंकि ये रेशमा पावर जो इस वक्त है एक आरपीपी, उससे स्टार्ट होता है ये केस जिसके अंदर रेफरेंस फाइल हुआ है। और ये ज्यादातर मामला जो है जैसे इसके अंदर भी पोस्ट बिड वेरिएशन एंड आरएससी क्लॉजेस इन वायलेशन ऑफ पेपरा रूल्स, ये रेफरेंस फाइल हो चुका है रेशमा पावर प्लांट के हवाले से, पावर जनरेशन के हवाले से। एमएस यंग जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड एक और रेफरेंस है जो इनके ऊपर फाइल हो चुका है। और इधर भी इल्जाम ये जी कि इन्होंने जो है पेपरा रूल्स की वायलेशन की है, खिलाफ वर्जी की है। एक और इनके ऊपर इल्जाम है जो इन्होंने नोडेरो 1 पावर प्लांट है वहां पर भी पेपरा की खिलाफ वर्जी के तहत ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए और इस सिलसिले में भी इनके खिलाफ रेफरेंस फाइल हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। ये गल्फ रेंटल पावर लिमिटेड का केस है, गुजरांवाला में ये मामला है जिसकी हालिया हियरिंग भी इस वक्त कुछ दिन कबल हुई थी। और इधर भी मामला यह है जी कि पेपरा रूल्स की वायलेशन हुई और इसके बाद कार के एक और आरपीपी जिसके हवाले से इन पर इल्जाम यह है कि इंक्रीज इन मोबिलाइजेशन एडवांस फ्रॉम 7% टू 14%। और इधर भी आगे जाकर यह जी कि पेपरा के कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई। साहिवाल इस तरह पावर प्लांट, पीरन गेप पावर प्लांट, नोडेरो 1 का आपने जिक्र सुना था, नोडेरो 2 पावर प्लांट जहां पर फिर से इल्जाम है जी पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी का। ये वो रेफरेंसेस हैं जो जनाब राजा परवेज साहब साबिक वजीर आजम पाकिस्तान पर ऑलरेडी फाइल हो चुके हैं, यानी अदालत पहुंच चुके हैं, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स पहुंच चुके हैं। समुद्री रोड जहां पर इनके ऊपर इल्जामात है जी कि इन्होंने इलीगली अनऑथराइज्ड ट्रांसफर ट्रांसपेरेंट नॉन ट्रांसपेरेंट अवार्ड किया कॉन्ट्रैक्ट। और एक बड़ा अहम इल्जाम ईओबीआई और वर्ल्ड बैंक के हवाले से जहां इनके ऊपर रेफरेंस फाइल हो चुका है और उस रेफरेंस के मुताबिक इन्होंने वर्ल्ड बैंक में अपने दामाद अजीमुल हक को हायर किया, इलीगल अपॉइंटमेंट करी वर्ल्ड बैंक के अंदर, और यह भी रेफरेंस इनके खिलाफ फाइल हो चुका है। साबिक वजीर आजम राजा परवेज साहब के बारे में इतनी तफसीलात क्यों बताई कि पूरा मैंने जिसे कहते हैं जी इनकी ए से लेके जेड तक जो इनके ऊपर केसेस बने उनकी सारी तफसीलात आपको स्क्रीन पे दिखाई हैं। इनके एक भाई है राजा जावेद अशरफ, और वजह आज ये बताने की आपको ये जरूरत पड़ी मुझे कि राजा जावेद अशरफ ने रिसेंटली, आप सुनते हैं ना जी कि थ्रेटनिंग करना, इदारों को धमकियां देना, जो पहले भी बड़े लोग करते रहे, जब किसी का नाम ईसीएल से ना निकाला जाए और जब किसी पे केसेस बनाए जाएं तो वो लोग क्या करते हैं। अब ऐसा भाई अगर किसी का हो जो उल्टा अपने भाई को फंसाने के लिए ऐसी स्टेटमेंट दे सकता है, मेरा तो यही ख्याल है जो ऐसी स्टेटमेंट दे सकता है।
ये इस पर धमकी दे रहे हैं नैब को, और आप खुद सुने कि वो क्या कहते हैं और उसके बाद नैब ने क्या किया इनके खिलाफ, ये आपको बताऊंगा। लेकिन सुने कि राजा परवेज अशरफ जो साबिक वजीर आज़म है, उनके भाई किस तरह धमकियां आमेज लहजे में नैब को टारगेट कर रहे हैं। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। आना जी, राजा परवेज अशरफ 28 तारीख नैब विच पेश हो रहा तो ना हो जासी और सियासी बुनिया और इस मुल्क ना वजीर आजम रहा हो नैब ने क्या जुर्रत कि राजा परवेज अशरफ अपराध रखे, हाथ कट के रख देंगे। तेरा भी मैं जान बचा। नैब की क्या जुर्रत के वो एक साबिक वजीर आजम को तलब करे। नवाज शरीफ साहब जा चुके हैं घर, हम सब जानते हैं, और किसने करप्शन की है नहीं की है तो अदालत साबित करती है, लेकिन अदालत साबित तो होने दें, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है, मुकदमा तो चलने दें। और ये केसेस की फहरिस्त है जो एक नहीं 12 केसेस हैं जिनका ताल्लुक रेंटल पावर प्लांट से है इस पर जनाब। और ये फहरिस्त इस वक्त है जिसके अंदर आपने अपने दामाद को भी हायर किया है वर्ल्ड बैंक के अंदर, वो भी इस केस में लिखा हुआ है। इधर ईओबीआई का केस भी आपके ऊपर चल रहा है, इधर रेंटल पावर प्लांट्स में कारके से लेकर साहिवाल, नोडेरो 1, नोडेरो 2, रेशमा पावर प्लांट, यंग जनरेशन, देयर आर एनॉर्मस के यहाँ पे तो केसेस की फहरिस्त है पूरी सर आपके खिलाफ। क्या साबित ना हो? क्या वजीर आजम है तो इसलिए इनको बुलाया ना जाए? साबिक वजीर आजम है, बड़ा अहम सवाल है। लेकिन इसके बाद हुआ क्या? नैब ने एक प्रेस रिलीज जारी की है अभी, और इस लेटेस्ट प्रेस रिलीज के मुताबिक जिसमें चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब, जो इससे पहले कई बार इस अज़म को दोहरा चुके हैं कि नैब किसी धमकी में नहीं आती, आज फिर इस अज़म को दोहराया। उन्होंने कहा जी कि नैब के खिलाफ काबिल एतराज जबान इस्तेमाल करने का नोटिस लेते हुए कानूनी चाराजोई करने का फैसला किया है। जावेद अशरफ जो हैं, ये आप जिनकी तकरीर सुन रहे थे, धमकी आमेज इनके खिलाफ। यह अमर काबिल जिक्र है कि नैब को ऐसी धमकियों से मरूब या खौफजदा नहीं किया जा सकता। नैब एक कौमी इदारा है जिसके कानून के मुताबिक मुल्क से बदउनवानी के खात्मे और अवाम की लूटी गई दौलत बदउनवान अनासिर से बरामद करके कौमी खजाने में जमा करवाने का मैंडेट दिया गया है। तो ये जो बदउनवान अनासिर हैं, इनकी चीखें आप सुन रहे हैं इस पर, तो बड़े लोग कहते हैं जी कि बदमाशिया की चीखें डॉक्टर शायद महसूस इस्तेमाल करते हैं, ये वो चीखें शायद मेरे ख्याल से जो हम सुन रहे हैं। लेकिन ये आपको बताना मकसद ये कि साबित होने मुकदमे, लेकिन ये तो कहते हैं बुला क्यों रहे नैब, ये क्यों बुला रहे हैं मुझे नैब, क्यों मेरे भाई को बुला रहा है नैब, ही इज द एक्स प्राइम मिनिस्टर, क्यों बुला रहे हैं नैब। लेकिन एक और आपको मामला सुनाता हूं, और ये जो राजा जावेद अशरफ हैं जिनको नैब ने जिनके खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला किया है, उनके अपने ऊपर भी मामला चल रहे हैं इस वक्त। मैं आपको दो खबरें आपके सामने रखता हूं। पहले तो एक न्यूज आइटम है, न्यूज अबाउट जावेद अशरफ। अगर मैं आपके सामने वो क्लिप दिखाऊंगा, 2011 जुलाई 8 2011 ये न्यूज आइटम है जिसमें जिसकी हेडलाइन है, ये बाकायदा इंग्लिश डेली में पब्लिश हुई, फॉर्मर मिनिस्टर्स ब्रदर टॉर्चर्स 15-year-old मेड। इनकी नौकरानी 15 साल की, और इन्होंने इल्जाम है इनके ऊपर, ये खबर है, और इस खबर के मुताबिक एफआईआर भी दर्ज होने नहीं दी गई इस्लामाबाद में पुलिस में, क्योंकि असर सूख्ता 2011 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो एफआईआर भी दर्ज होने नहीं दी गई। और 15 साल मेड पर तशद्दुद का इल्जाम है। ये वो खबर है जिस वक्त आप देख रहे हैं। ये यानी इससे पहले क्या क्या वायलेंस कर चुके हैं जो इल्जाम की सूरत में है, इस वक्त खबरों में शाया हो चुका है, और अभी भी रिकॉर्ड पे आप निकाल सकते हैं। डेट ही बता रहा हूं आपको, 8 जुलाई 2011 की खबर है। एक और खबर है जो इसी साल 2018 की है, और इस खबर में ये तो बहुत सेंसिटिव नेचर की खबर है, लैंड ग्रैबिंग का इल्जाम है। ये 25 सितंबर 2018 की खबर है, और इसकी टाइटल खबर की है कि क्रिस्टियन फैमिली वैन टॉस्ड इन लैंड ग्रैबिंग बिड इन गुजर खान। गुजर खान के अंदर एक ईसाई, एक मसीह खानदान की गाड़ी जला दी गई जमीन पर कब्जा करने के लिए। और इस खबर की डिटेल में अगर आप जाएं तो ये भी इंग्लिश डेली में जो लीडिंग डेली है वहां पर पब्लिश हो चुकी है, जिसमें लिखा है कि मसीह सेड एडिंग दैट द गैंगस्टर वर पार्ट ऑफ द लोकल लैंड माफिया allegedly protected by Raja Javed Ashraf, the brother of former Prime Minister Raja Parvez Ashraf. Now this is also in the print, in the record. यानी ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो मैं निकाल के आपको सामने रख रहा हूं, ये रिकॉर्ड पर है, और ये खबर 25 सितंबर 2018 की है। तो जनाब आपको बहुत मुबारक हो राजा जावेद अशरफ साहब, क्योंकि आपके भाई का नाम तो ना ईसीएल से निकला इस तकरीर के बाद, ना वो केसेस 12 से 11 हुए, वो 12 ही हैं, शायद बढ़ जाएं और करप्शन अगर की होगी, और आपके जो पुराने मामला हैं वो भी सामने आ गए, और आपके ऊपर भी चेयरमैन नैब ने कानूनी चाराजोई का फैसला कर लिया। तो ये जो तकारीर और धमकी आमेज लहजा था, तो इससे नुकसान किसी का नहीं, सिर्फ आप ही का हुआ है, और इंसाफ होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी। ये अज़म का इजहार चेयरमैन नैब ने एक बार फिर किया है,
और वो लूटी हुई दौलत पाकिस्तान वापस लाएंगे, ये अज़म भी उन्होंने ज़ाहिर कर दिया। तो इट एंड्स हियर कि यहाँ पर इस वक्त क्लियरली जो लोग चीखे हैं, जिनकी आवाजें आ रही हैं और जो नैब के खिलाफ बोल रहे हैं, वो क्यों बोल रहे हैं, उसकी तफसीलात आपके सामने रखी हैं। बड़ी अहम स्टोरी, पाकिस्तान का बैंकारी निज़ाम बड़े खदशात का इजहार है। क्या हो रहा है? क्या एक बैंक के साथ हुआ है या 22 बैंकों के साथ हुआ है? क्या चंद हजार कस्टमर्स के साथ हुआ है या कई हजार कस्टमर्स के साथ हुआ है? ये सारे सवालात और इनके जवाबात हम करेंगे बेनकाब इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में एक बड़ा अहम और सेंसिटिव मामला साइबर क्राइम का मामला है। और इस मामले से क्या पाकिस्तानी बैंक्स का डेटा चोरी हुआ है, और कितने, एक बैंक का डेटा चोरी हुआ है या 22 बैंक का डेटा चोरी हुआ है? एक रिपोर्ट जो पाक सर्ट की है उसके मुताबिक 22 बैंक का डेटा चोरी हुआ है, और वो कहते हैं जी कि 19,000 से ज्यादा अकाउंट्स हैं, 100 से $150 के दरमियान ये अमाउंट है जिसमें ये बिके हैं। और पाक सर्ट की रिपोर्ट जिसका मतलब जिसके मुताबिक 22 बैंक्स हैं, तो वहां उसको अगर पढ़े तो उससे लगता है कि ये बड़ा संगीन और बहुत बड़ी ब्रीच हुई है। ना अगर स्टेट बैंक की ऑफिशियल प्रेस रिलीज पर आए तो स्टेट बैंक की प्रेस रिलीज ऑफिशियली कहती है कि स्टेट बैंक जिसकी हेडिंग ये है कि इट क्लैरिफाइज दैट ओनली वन एक्सेप्ट वन नो एविडेंस ऑफ बैंक्स डेटा बीइंग हैक्ड। अब यहां स्टेट बैंक ये वजाहत करता है कि ही वुड लाइक टू एम्फसाइज दैट एक्सेप्ट for the incident of 27th October 2018 in which reportedly the IT security of one bank was compromised, no breach has been reported। अब स्टेट बैंक ये कहता है जी कि कोई ब्रीच नहीं हुई है। ये मामला बैंक्स का डेटा चोरी होने का है, कितना खतरनाक हो सकता है, मेरा आपका पैसा कितना महफूज है, तो बड़ा सेंसिटिव मामला है। और इसलिए ये मामला नेशनल असेंबली तक भी गया। इसके जवाब में हुकूमती नुमाइंदे ने भी ये कहा कि ये एक बैंक है, लेकिन कादिर पटेल साहब ने ये सवाल रेज किया है। तो पहले आपको सुनाते हैं कि मामला नेशनल असेंबली तक चला गया है। लेट्स हियर दिस के वहां नेशनल असेंबली में क्या बात रेज हुई थी। लेट्स हियर दिस। हमारी बहन ने एक बात की स्टेट बैंक के हवाले से और एफआईए ने उसकी तस्दीक की। अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। ये बहुत बड़ा मसला था जो कल रात से सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आज प्रिंट मीडिया की जीनत बना हुआ है कि जनाब आला तमाम बैंक अकाउंट्स हैक कर लिए गए। पाकिस्तानियों का पैसा और अकाउंट्स, लोग बड़े परेशान हैं। लोग परेशान हैं, ये कहते हैं कादिर पटेल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए। फैसल वाडवा इसके रिप्लाई में कहते हैं जी कि एक ही बैंक है। स्टेट बैंक की ऑफिशियल प्रेस रिलीज आपको दिखाई है। पाक सर्च की रिपोर्ट कहती है अ टोटल ऑफ, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है अगर हम आपको दिखाएंगे भी, टोटल ऑफ, ये प्राइवेट इदारे की रिपोर्ट है, टोटल ऑफ 19,864 कार्ड्स आर कॉम्प्रोमाइज्ड फ्रॉम 22 पाकिस्तानी बैंक्स। दिस नंबर डज नॉट इंक्लूड अ स्मॉल नंबर ऑफ अदर कॉम्प्रोमाइज्ड कार्ड्स व्हिच आर फाउंड इन द डंप्स। अब ये वो रिपोर्ट है जो इस वक्त, जो इंटेलिजेंस की, जो इस वक्त एक प्राइवेट इदारे ने बनाई है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब आजाद सैयद साहब, मौजूद हैं इस वक्त, सीनियर सहाफी हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज में। हमारे साथ लियाकत शाहवानी साहब मौजूद हैं, सीनियर तज़निगार हैं इस वक्त, और उनके साथ जनाब अम्मार जाफरी साहब, साबिक एडिशनल डीजी एफआईए, भी इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। आजाद सैयद, क्या सही है क्या गलत है? आपने बात की है, आपने जो इस वक्त क्राइम, साइबर क्राइम विंग को हेड करते हैं एफआईए के, उनसे असल मसला क्या है, कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि एफआईए एक हुकूमती एजेंसी है, सरकारी तहकीकाती इदारा है, सबसे बड़ा। उसके ज़िम्मेदार अफसर हैं, इनके जो डायरेक्टर हैं साइबर क्राइम्स विंग, उन्होंने तस्लीम किया है कि जो बैंकों का डाटा है वो चोरी हुआ है। और इस हवाले से जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बयान जारी किया तो फिर मैंने एक बार फिर उनसे रब्ता किया ताकि तस्दीक कर लूँ कि क्या अभी भी वो अपने बयान के ऊपर कायम हैं या नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो बिल्कुल अपने बयान के ऊपर कायम हैं और उनके पास बाकायदा तौर पर अदाद शुमार और शिकायत मौजूद हैं जिनसे ये साबित होता है कि बैंकों का डेटा चोरी हुआ है।
जाहिर है कि लोगों के जब पैसे ज़ाया होते हैं तो वो FIA से रब्ता करती है। बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क, पूरे मुल्क में साइबर क्राइम के हवाले से और डाटा की सिक्योरिटी के हवाले से कोई काम नहीं किया गया। सिर्फ एक ही जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें अमार जाफरी हमारे साथ है, इनकी जो तंजीम है ये वाहिद तंजीम है शायद मेरी मालूमात के मुताबिक जो काम कर रही है, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमती सतह पर ऐसा कोई काम नहीं हुआ। और जब FIA ने ये तवज्जो दिलाई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी जो इसे रिजेक्ट किया है उसको उसके हवाले से मेरी इतलात के मुताबिक शायद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी सही सूरत-ए-हाल का इल्म नहीं है, क्योंकि जो शिकायत यहाँ पर मौसूल हो रही हैं वो तो ये पिक्चर दिखा रही हैं कि तमाम मेजर बैंक्स के अकाउंट से लोगों सार्फिन के अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं और वो लुट रहे हैं और वो इनके पास FIA के पास पहुंच रहे हैं। और एक आखिरी बात यह है कि कल FIA और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में के नुमाइंदों के दरमियान एक मुलाकात भी होने जा रही है। अच्छा। और इस मुलाकात में नोट्स एक्सचेंज होंगे पहली दफ़ा, क्योंकि इससे पहले FIA रब्ता करता रहा है इनसे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, लेकिन शायद किसी कोऑर्डिनेशन की वजह से या शायद किसी और वजह से ये जो तावन है वो नहीं हो सका, रब्ता नहीं हो सका, मुलाकात नहीं हो सकी। कल पहली मुलाकात होगी इनकी। अच्छा आजाद, ये मुझे बता दें, क्योंकि ये जो क्रॉस कंट्री ट्रांजैक्शंस हैं, यानी अगर ये तो कहा जा रहा है कि ये जो मामला है इसका स्कोप सिर्फ यहां तक है कि अगर आप इंटरनेशनल बाइंग करते हैं या फिर आप कुछ ऐसी चीज खरीदते हैं जिसकी आपकी पेमेंट आपको या ट्रांसफर मुल्क से बाहर करनी है, डोमेस्टिकली कोई इससे कस्टमर या जो डिपॉजिटर है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा। बार बार ये वजाहत आ रही है। तो आज जब कह रहे हैं कि पैसा लोगों के अकाउंट से कट रहा है या जा रहा है, तो ये वो लोग हैं जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं या फिर वो लोग हैं जो कि डोमेस्टिक ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं? सही साहब, देखिए अभी तक जो FIA ने पिछले हफ्ते भी कुछ गिरफ्तारियां की थी, वो जो गिरफ्तारियां की थी वो तो लोकल थी, डोमेस्टिक थी। अच्छा। कि लोग टेलीफोन के ऊपर लोगों से मालूमात लेते हैं, अपने आप को कोई सरकारी अफसर जाहिर करके या बैंक का नुमाइंदा जाहिर करके, वो तो ये था। लेकिन हमें जो FIA हुकाम से पता चला है कि ये जो डाटा चोरी हुआ है इसके जो ताने बाने पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर मिलते हैं। अच्छा, और ये वही डार्क वेब का मामला है इस पर जिस पे ये डेटा सारा सेल हो रहा है $100 से $150 के अंदर, क्योंकि ये वही मामला है जिसके अंदर हम कहते थे जी पोर्नोग्राफिक वीडियोस, जब एक इस कसूर का स्कैंडल आया था मामला तो बड़ा उठा था शोर जिसका, ये वही डार्क वेब है जहां ये सारा डेटा सेल आउट हो रहा है। आजाद सैफान, सिर्फ डार्क वेब ही नहीं है, और भी मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जहां पर ये डाटा इस डाटा की जो लेन देन है वो हो रही है। और जो इंटरनेशनल साइबर क्राइम्स के जो एक्सपर्ट हैं उनको भी ये बात पता है, और आपको पता है कि पूरी दुनिया में बाकायदा इस हवाले से ड्रिल्स हो रही हैं और ड्रिल्स हुई हैं। लोगों ने, पूरी दुनिया के मालिक ने अपने डाटा को सिक्योर किया है और पूरी दुनिया के साथ ये मामलात हुए हैं। ये पाकिस्तान को पहला मुल्क नहीं है, अमेरिका में भी इस तरह के वाकयात रूनमा हुए हैं, ये इस बात का रिकॉर्ड मौजूद है। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में इस तरह के वाकयात हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या रियासती सतह पर इस बात की रियलाइजेशन है कि उनका डाटा महफूज है या नहीं? तो जवाब यह है कि अभी तो रियासत जो है अपने ही एक इदारे FIA की तरफ से दिए गए बयान को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, तो रियलाइजेशन तो बहुत बाद की बात है। अच्छा, एक जो आप जिस तरह आपने बताया ना कि और हम भी ये समझे कि क्योंकि ये डेटा जो सेल आउट हो रहा है, ये अगर डार्क वेब पे सेल आउट हो रहा है, लेकिन एक वो कस्टमर्स है जिनको धोखा दिया जा रहा है फोन कॉल करके, फेक कॉल्स क्रिएट करके, और ये नाज़रीन के लिए बड़ा जरूरी है क्योंकि ये जो अब हम आपको दिखाएंगे ये वो लोग हैं जो इनकी शिकायत ये है या जिनके साथ ये नुकसान हुआ है कि किसी ने फोन किया है और किसी का नाम लेके बोला है कि मैं स्टेट बैंक से बात कर रहा हूं या मैं फला शख्स बात कर रहा हूं या मेरा फला इदारे से ताल्लुक है, आप मुझे बैंक का अपना नंबर दे दें या अपना पासवर्ड दे दें। ये क्राइम अलग हो रहा है, और उस सिलसिले में जो हो रहा है वो जरा सुन लें। फिर से पहले शवानी साहब को भी शामिल करते हैं, उमर जाफरी साहब को भी, कि वो लोग जो इस वक्त जिनके साथ ये नुकसान हुआ है वो क्या कहते हैं। लेट्स हियर दिस। मेरे साथ इंसिडेंट ये हुआ है कि 30 लाख रुपए निकल गए और 30 लाख रुपए मेरी ज़िंदगी की सारी कमाई थी। मुझे ज़िंदगी में ये अब पहला मौका है कि मुफलिस करके सड़क पर खड़ा कर दिया। मैं डॉक्टर क्यू खान रिसर्च लेबॉर्ट्री से रिटायर हुआ हूँ, 2013 में रिटायर हुआ था, और ये सारी ज़िंदगी का कमाई थी। मैं अपने घर में मौजूद था
वाले साहब के नंबर पे कॉल हुई कि आप अपने बैंक अकाउंट की तमाम इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करें। तो मैंने स्टार्ट किया कि मैं आपको क्यों प्रोवाइड करूँ, क्योंकि आप लोकल नंबर से बात कर रहे हैं तो मैं आपको अपने बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन दूँगी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको बैंक के नुमाइंदे से रब्ता करवा देता हूँ। तो मुझे उसी दौरान एक हेल्पलाइन से कॉल मौसूल हुई। उन्होंने कहा कि ये जो एहसास अदारे वाला आपसे रब्ते में उसने उनको बैंक की तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी। मुझे उन पर ट्रस्ट हो गया कि ये वाकई ही बैंक की तरफ से, तो मैंने उनको तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। 10 मिनट के अंदर अंदर मेरा 2,04,000 रुपया मुख्तलिफ अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो गया। मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आई, तो उसने सबसे पहले मुझसे ये पूछा कि आप मुलाजिम हैं या कोई ज़ाती कारोबार करते हैं। मैंने बताया सर मैं मुलाजिम हूँ। आपके घर में वो मरदमशुमारी वाले आए थे? मैंने कहा जी बिल्कुल आए थे। उसी के बारे में उसने कहा कुछ मालूमात लेनी है। मैंने कहा जी सर पूछें, आपका अकाउंट है? मैंने कहा सर बिल्कुल है अकाउंट। तो किस बैंक में है? मैंने कहा सर ये आप ऐसे सवाल ना करें। नहीं मैं मेजर खालिद बात कर रहा हूँ, आपको ये बताना पड़ेगा। अगर आपने ना बताया तो ये वो हो रहा है जिसे आप कह सकते हैं कि जालसाजी हो रही है। आपको कॉल की जाती है फेक और फिर किसी का नाम लेकर, किसी भी इदारे का नाम लेकर आपसे अकाउंट की डिटेल्स तफसीलात मांग ली जाती हैं और वो आपको नहीं करना है, हरगिज नहीं करना है। शबानी साहब इस पर आप क्या कहेंगे? एक तो वो डार्क वेब है जो आजाद बता रहे हैं और एक ये चल रहा है, ये भी मामला चल रहा है, ये हो क्या रहा है आखिरकार शबानी साहब? देखिए ये जो ब्लैक मार्केट है और ये चोरी चकारी है, ये पुरानी रवायात हैं और जूं इंडस्ट्रीज डेवलप होती है उसी तरह के जो है जो लुटेरे हैं वो सरगर्म अमल होते हैं। लेकिन जिम्मेदारी उसी तरह जो है रियासत की भी बढ़ती जाती है और रियासत को जो एक्शन लेना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त जो बैंकिंग सेक्टर है वो अपनी बदनामी को छुपाने के लिए, उनको अपनी बदनामी का परवाह तो ज़रूर है लेकिन आवाम की परेशानी का उनको ज़र्रा बराबर भी गम नहीं। पिछले हफ्ते एक रशियन कंपनी ने पाकिस्तानी बैंकर्स को अलर्ट किया था कि आप पाकिस्तान में बहुत सारे बैंक्स के अकाउंट्स हैक होने जा रहे हैं, लेकिन बैंकिंग सेक्टर ने इस पे खामोशी इख्तियार किए रखा। होना तो यह चाहिए था, अगर इस तरह का अमल हुआ भी है तो पब्लिक को अवेयर करने के लिए टीवी मीडिया पे इश्तिहारात चलाने चाहिए थे। और बैंकों के पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है। एवरेज एक सीईओ बैंक का जो है आम पाकिस्तानी के मुकाबले में 263 गुना ज्यादा कमाता है। एवरेज 50 लाख रुपए उनका मंथली इनकम है। अरबों रुपए ये बैंक्स कमाते हैं लेकिन इश्तिहारात पे इन्होंने खर्च नहीं किया। और स्टेट बैंक की जो जिम्मेदारी है बैंक को रेगुलेट करने की, वो उस जिम्मेदारी को भी पूरा नहीं कर रहा। और हम ये जानते हैं कि ये जो बैंकिंग सेक्टर है ये वाइट क्राइम में मुलविस रहे हैं और बड़े बड़े बैंक्स बहुत बड़े बड़े स्कैंडल में मुलविस रहे हैं और खातादारों और आवाम के करोड़ों रुपए ये हड़प कर गए हैं। 2008 में जो लेकिन मैं शमानी साहब माजरत के साथ आपसे आया था शमानी साहब एक बात, क्योंकि ये देखें अगर स्टेट बैंक जो एज ए रेगुलेटर कह दे कि सिर्फ एक ऐसा वाकया हुआ है जिसका काम है, तो फिर जिस तरह आजाद कह रहे हैं जी उनकी सोच है कि उन्हें साइबर क्राइम विंग के FIA ने बताया कि जी हुआ है, तो हम FIA को माने या स्टेट बैंक को माने ना, ये तो पहले क्लियर करें इस पर शवानी साहब, किसकी बात माने कि कौन सही कह रहा है? हमें FIA को इसलिए मानना पड़ेगा कि बड़े डेवलप्ड कंट्रीज में भी जो है बैंक्स अकाउंट हैक होते रहे हैं लेकिन फिर उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर्स दिए हैं। नॉर्थ कोरिया में पिछले साल एक बैंक अकाउंट जब हैक हुआ तो पूरी रियासती मशीनरी हिल गई और स्टेट ने इस अमल को नाम दिया हैकिंग टेरर का। और यहां पर हमारी स्टेट बैंक्स के जो नाम है, उनका जो शोहरत है, उनकी रिक्वेस्ट पे उनको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो सिर्फ यही समझ आ रहा है कि वो जो बैंकिंग सेक्टर है उनकी दिफा में स्टेट बैंक ने अपना जो है खामोशी इख्तियार कर लिया है। और FIA जो कह रही है मुझे उस पर बिल्कुल यकीन है। वो वाइड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उनकी एक्सपीरियंस है, उनकी एक्सपर्टीज है, इस तरह के मामला तुमको पता है कि क्राइम होते रहते हैं। और लेकिन ये जो आप बात कह रहे हैं ये एक आम आदमी के ज़हन में भी है, सामने लाना चाहिए। एग्जैक्टली आप जो कह रहे हैं एक आम आदमी भी यही सोच रहा है कि शायद कुछ छुपाया जा रहा है, कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी, बड़ा कुछ ब्रीच हुआ है। लेकिन आजाद आपके नजदीक ये अगर FIA साइबर क्राइम को इत्तला है तो उनके पास कोई FIR कटी है, इसकी कोई डॉक्यूमेंट है उनके पास कि कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं? यानी 19,000 जैसे एक प्राइवेट रिसर्च ने कह दिया जी 19,000 कार्ड्स का डेटा बिक गया है,
तो एफआईए के पास कोई नंबर्स हैं, कोई डेटा है जब वो क्लेम कर रहे हैं कि ज्यादा बैंक्स हैं, तो कोई नंबर शेयर किया उन्होंने आपसे? सैफान, इस वक्त 100 मुकदमात इन दिनों में दर्ज हुए हैं मुख्तलिफ बैंकों के खिलाफ और उनकी इंतजामिया के खिलाफ। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो बयान है ये अपनी जगह पे इसकी इंपॉर्टेंस होगी, लेकिन मैं आपको ज़ाती तौर पे बता सकता हूँ कि मेरे पास रेडियो पाकिस्तान के एक ड्राइवर आए और उन्होंने मुझे बताया कि HBL में उनका अकाउंट था और वो जो अकाउंट है उसमें 78,000 रुपये थे जो कि 70,000 रुपये गायब हो गए। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि एडिशनल आईजी पंजाब के हैं, बड़े अच्छे अफसर हैं तारक मसूद यासीन, बड़े जिम्मेदार अफसर हैं, इस्लामाबाद के आईजी भी रहे हैं। उनके बैंक अकाउंट से भी पैसे उनके सैलरी अकाउंट से MCB का जो बैंक है ब्रांच है मेलोडी में, वहाँ से पैसे 2 लाख के करीब वो पैसे चोरी हुए हैं। तो ये वाकयात हो रहे हैं और इसमें मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो ये फिर एक चीज क्लैरिफाई होने का भी है और दूसरा आपसे अगर एक चीज क्लैरिफाई बीच में कर दूं, क्योंकि ये डेटा चोरी हुआ है या पैसा चोरी हो रहा है। देखें ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं कि अगर किसी का डेटा चोरी होकर डार्क वेब पे बिक रहा है तो वो एक अलग चीज है और पैसा चोरी होना अकाउंट से एक अलग चीज है। तो ये हुआ क्या, क्राइम क्या एग्जैक्टली क्या हुआ? ये देखिए पैसे भी चोरी हुए हैं सैफान, ये दोनों वाकयात हुए हैं। ये दोनों वाकयात हुए हैं। मैं जिस तरह बता रहा था तारक मसूद यासीन के हवाले से, उनके पैसे अकाउंट से गायब हुए हैं, वो ATM फ्रॉड था वो ये जरा डिफरेंट है। लेकिन ये जो मुकदमात FIA ने दर्ज किए हैं उसमें इस तरह के मुकदमात सामने आए हैं कि उनके अकाउंट में पैसे मौजूद थे और अकाउंट में उन्हें इस तरह अननोन कॉल्स आई हैं और अकाउंट से पैसे गायब हो गए हैं, ठीक है। एक ब्रेक की तरफ ट्रांजैक्शंस हो गई हैं, उनके मोबाइल फोन पे मैसेजेस आए हैं। इस ब्रेक के बाद इसकी तफसीलात मजीद आपसे हासिल करते हैं और आपको ये कि जो किस तरह ये डेटा अगर चोरी हुआ है तो उससे खतरा क्या हो सकता है, डार्क वेब में किस फॉर्मेट पर अवेलेबल है और आगे क्या इससे किस तरह मैनिपुलेट करके इसका फायदा उठाया जा सकता है, ये सब करेंगे बेनकाब इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और बेनकाब में बैंकिंग सेक्टर के हवाले से सिक्योरिटी कंसर्न्स, साइबर क्राइम के हवाले से आज इस पर गुफ्तगू हो रही है। FIA क्या कह रहा है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज के जरिए अपना वर्जन दे रहा है कि ऐसा सिर्फ एक बैंक के साथ हुआ अक्टूबर 27 को। और इसी तरह से एक रिपोर्ट जिस पर मैं आऊंगा, लेकिन पहले मैं डॉक्टर शाहजान सिद्दीकी साहब को भी प्रोग्राम में खुशामदीद कह दूं। आप सीनियर बैंकर खुद रह चुके हैं और समझते हैं को। डॉक्टर साहब, आप किसकी बात पे जाएंगे? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कह रहा है वो बात सही है या FIA साइबर क्राइम जो कह रहा है और मुकदमात कायम हो रहे हैं, 100 मुकदमात बता रहे थे अभी एजाज सैयद साहब, आपके नजदीक किसकी बात पे लोगों को और एज कंज्यूमर्स, एज डिपॉजिटर्स, एज कस्टमर्स बैंक्स के किसकी बात पर सुनना चाहिए और यकीन करना चाहिए? मैं पहले आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस किस्म की जो खबरें आ रही हैं उससे जो डिपॉजिटर्स हैं उनमें बड़ी बेचैनी कैफियत है। अगर महफूज के आसार थे अगर समझे कि उनका पैसा महफूज नहीं रहा, बहुत परेशान। अच्छा डॉक्टर साहब की आवाज हमें इस वक्त जो है ना वो इस वक्त कट के आ रही है। डॉक्टर साहब की आवाज अगर दोबारा से ये कुछ बोलिएगा डॉक्टर साहब, अगर आपकी आवाज दोबारा नहीं जी, मेरे ख्याल से आवाज में इस वक्त कुछ इशू है। लेकिन ये जो हैक्ड डेटा होता है, इस रिपोर्ट में लिखा है कि अगर हैक हुआ डेटा तो हैक्ड क्रेडिट कार्ड डेटा इज अवेलेबल इन 2 फॉर्मेट्स ऑन डार्क नेट। ये उस रिपोर्ट से पढ़ रहा हूं जो एक प्राइवेट एक रिसर्च जो इंटेलिजेंस है उसने बनाई। और टेक्स्ट बेस्ड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लाइक फुल नेम, एड्रेस, फोन नंबर, कार्ड नंबर, एक्सपायरी एंड CVV2 which can be easily used by someone for illegal online purchases. The second format is skimmed dumps, which means the hacker was physically able to scan the card details possibly at a compromised ATM or merchant machine. तो ये 2 मामला हैं, एक तो स्किम कर लेना कार्ड को फिजिकली अगर है, और दूसरा अगर वो डेटा खरीदता है डार्क नेट से तो उसके जरिए ऑनलाइन परचेजेस में वो उसको कारामद साबित हो सकता है। तो अजाज अगर ये 2 मामले नहीं, अगर ये तो चाइनीज का भी कुछ मामला यहाँ पे आया था कराची में के काम हो रहे थे, एक ये मामला और एक ऑनलाइन परचेज के जरिए ये चीजें करना, FIA की अब हिकमत अमली क्या है?
सैफान, अगर कैपेसिटी के एतबार से देखा जाए तो FIA की इतनी कैपेसिटी नहीं है। हाल ही में जो साबिक हुकूमत है उसने जाते जाते एक मंसूबे की मंजूरी दी थी जिसमें 14 नए पुलिस स्टेशंस जो साइबर क्राइम के हैं वो खोले जा रहे हैं। साथ ही साथ मुख्तलिफ किस्म की जो हायरिंग है वो भी की जा रही है। लेकिन अगर फौरी तौर पे ये कहा जाए कि FIA के पास जो कैपेसिटी है तो वो नहीं है, उसमें एक और बड़ी वजह है। वो जो पीका का कानून है जिसके तहत FIA काम करती है, उस कानून में एक बड़ा इबाहम है। यानी कि कानून के तहत मॉनिटरिंग का जो काम है वो तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री के पास है, जबकि अगर कोई केसेस रजिस्टर होते हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो FIA के पास है। तो देखिए ये जो डुअलिटी है ये बड़ी एक इबाहम पैदा कर रही है। और फिर अजीब बात ये भी है कि जो IT मिनिस्ट्री है और FIA है ये आपस में एक जगह पर एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ रहे। PTA के इदारे ने अपना एक नुमाइंदा FIA के दफ्तर में भेजना था कि जो वहाँ पर परमानेंट बैठे ताकि इश्यूज जो आते जाएं वो वक्त वक्त पे सॉल्व होते जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो कैपेसिटी अगर कहा जाए तो वो नहीं है। विल की बात की जाए तो मेरे ख्याल में शायद विल तो है। तमाम जो इदारे हैं वो चाहते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, विल है। लेकिन अगर फौरी तौर पे कहा जाए कि इनकी कैपेसिटी है तो मैं ये कहूंगा कि कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी नहीं। अच्छा, अम्मार जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक एडिशनल DG FIA, एक किस्मत में थे गालिबन, तो अब उनसे राब्ता उनसे हमारा हो चुका है। अम्मार जाफरी साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आकर कई बार साइबर क्राइम और बड़ी डिटेल आपकी एक्सपर्टीज है इस मामले पर। सर, ये जो मामला सामने आ गया कि डार्क वेब पे हमारी डिटेल्स बिक रही हैं अकाउंट्स की, इस पर क्या आपकी नजर है? क्या समझ रहे हैं, ये हकीकत में हुआ है या स्टेट बैंक की बात सही है कि सिर्फ एक बैंक के साथ हुआ है? ये बहुत बड़ा कोई ये सिक्योरिटी लैप्स। मैं बताऊं आपको जी, एक तो पहली बात तो ये है कि हमें अपने इदारों पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी बात है। और स्टेट बैंक ने जो कल एडवाइजरी इशू किया है, मैं समझता हूँ हमें इसको ट्रस्ट करना पड़ेगा अंटिल अप्रूव अदरवाइज का अप्रूव कर दे। अच्छा, अब इसके अलावा जो कुछ भी ये मीडिया हाइप क्रिएट हुई है और ये जो कुछ भी लोगों ने इस पे नशर किया है, उनसे पूछा जाए कि उनका सबूत क्या है इसका। पहली बात तो ये है, देखिए डार्क वेब तो काम कर रहा है, इससे कोई बहस नहीं है कि डीप वेब भी काम कर रहा है, दुनिया में उससे नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं यहाँ एक बहुत जरूर बात बताना चाहूंगा कि आज से सिर्फ 2 साल पहले तकरीबन बांग्लादेश का मेन बैंक हैक हो गया तो उनको हमारे से कई ज्यादा बड़ा नुकसान पहुंचा था। उन्होंने इस तरह शोर नहीं बचाया था, उन्होंने मालूमात की थी क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, कहाँ से हुआ है, गैप्स क्या थे। उसके बाद एक चीज है उसे कहते हैं PCI DSS स्टैंडर्ड। उसके अलावा अब नया स्टैंडर्ड आ गया GDPR का। हमें चाहिए कि बैंक, स्टेट बैंक जो है वो फौरी तौर पे तमाम जो बैंक्स हैं उन्हें कहे कि जी ISO स्टैंडर्ड, PCI इनको फॉलो करें। पूरी दुनिया के अंदर मॉनेटरी सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक हैं, उसमें गैप्स के अंदर क्रिमिनल घुस जाते हैं। और ये जो खास वाकया हुआ है इसमें हैकिंग किसी ने की है, उसने करके डार्क वेब के हवाले कर दिया है। क्योंकि अगर आप नोट करें जो पहली इसमें कंप्लेंट आई थी वो ये थी कि अर्ली इन द मॉर्निंग इनकी चीजें हैक हुई हैं, उसके बाद दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर उसे कैश कराया गया है। इसका मतलब है ये काम कोई एक आदमी नहीं कर सकता, ये एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप था जिनके, और जो मालूमात आ रही है कि बड़े महंगे बिके हैं, उसकी वजह यही उनको पता था कि जिनके जितने सिस्टम वल्नरेबल होते हैं वो चीजें महंगी होती हैं इनकी, खरीदने वाले भी पागल नहीं होते, उनको पता है कि ये हो गया है इसके अंदर। मैं समझता हूँ जो वाकया हो गया है, हेलो जी आप बताएं हमारे साहब, आपकी आवाज आ रही है। जो वाकया हो गया है उसका जितना इम्पैक्ट है वही रखा जाए और इसके ऊपर कम से कम प्रोफेशनल्स को बात करनी चाहिए। कि हर आदमी को कुछ पता नहीं है, वह कह दे कि सिस्टम तबाह हो गया। ये आपसे राब्ता भी हमने किया, लेकिन ये मुझे बताएं हमारे साहब, क्योंकि FIA अगर कह रहा है साइबर क्राइम विंग के ऐसा हुआ है और ऐसा बहुत से बैंकों में हुआ है लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया हमें, तो फिर हम FIA की बात को निगलेक्ट करें या उनकी एक्सपर्टीज नहीं, या वो एग्जैजरेट करे इस मामले में? देखिए ये सवाल तो आप उन्हीं से करें तो बेहतर होगा, मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इस वक्त जो मुल्क में आग लगी हुई है बैंकिंग सेक्टर पे, इसको डैमेज कंट्रोल की जरूरत है। इस पे पेट्रोल फेंकने से मजीद चीजें खराब होंगी। अच्छा, और दूसरी चीज आपने अगर इन डिटेल देखा हो, जो सिक्योरिटी सिस्टम है एंटी हैकिंग, अगर ऐसा इस वाकया को रोकने के लिए, तो बैंक्स के पास क्या वो पूरे प्रोटोकॉल्स हैं, वो प्रिपेयर्ड हैं, इतनी विजिलेंस, इतने स्ट्रॉन्ग उनके पास प्रोटोकॉल्स और सॉफ्टवेयर हैं कि वो इसको रोक सकें आपके नजदीक, या कुछ उनको टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लानी चाहिए? मैं बताता हूँ, पाकिस्तान में एक्सपर्टाइज की कमी नहीं है, उसके अलावा इंटरनेशनल इदारे काम कर रहे हैं, स्टैंडर्ड काम कर रहे हैं। सिर्फ जो ड्यू डिलिजेंस होती है वो नहीं की हमारे बैंक ने, ये मानना पड़ेगा। और ये काम स्टेट बैंक का है और मैं समझता हूँ कि स्टेट बैंक को अब आगे आना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ
एक हाई पावर कमेटी बनाए जो ये इन्वेस्टिगेट करे कि क्या हुआ है। पहली बात तो ये, इसका इम्पैक्ट कितना है, इसका इम्पैक्ट एग्जैक्ट वो बाकायदा स्टेट बैंक अनाउंस करे। अच्छा। और वो बाकायदा लोग चैलेंज कर सके उसको कि नहीं ये गलत कह रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अगर स्टेट बैंक गलत बात करे तो हम वी कैन गो टू कोर्ट ऑफ लॉ की गलत बात कर रहे हैं, नुकसान हुआ है लोगों को। उसके अलावा जितने लोगों के अकाउंट्स हैक हुए हैं उनको सबको एक सोचना पड़ेगा कैसे किया जाए। एक पोर्टल हो जिसपे जाकर रजिस्टर कराएं कि हाँ जी मेरे अकाउंट से इतने पैसे निकल गए हैं, ताकि ये जो एक ऐसी र्यूमर्स फैल रही है तेजी के साथ, ये डैमेजिंग है हमारे मुल्क के सिस्टम के लिए। लेकिन अगर मासम मैं ये बताऊं आपको, क्योंकि अभी आजाद हमारे साथ हैं, बता रहे हैं 100 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं FIA में, किसी के अकाउंट से पैसा चोरी हुआ है, वो ATM स्किम करके किसी ने निकाल लिया। की इन्वेस्टिगेशन एक यानी इमीडिएटली करनी चाहिए। FIA शुड पूल ऑल इट्स रिसोर्सेज, और ये जो मुकदमे दर्ज हुए हैं बाकायदा इसकी करना चाहिए कि देखिए वो डेट और टाइम स्टैम्प बड़ी जरूरी है। एक और मैं गुजारिश करूं आपसे कि जितने इस तरह के फ्रॉड होते हैं उसके डिटेल्स। अम्मा साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, और आजाद सैयद का भी और शहवानी साहब का भी। वक्त इख्तिताम पर है, तो जितना डिटेल में कर सकते थे इसमें हमने जाकर कोशिश की कि इसके दोनों साइड्स ऑफ द स्टोरी समझने की कोशिश करें। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर ईमेल एड्रेस, फेसबुक पेज एंड ट्विटर। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।